जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रजत शर्मा और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और देश भर के लाखों परिवारों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र से निकलकर आई नई जानकारी की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़े ताज़ा अपडेट की, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी नई मांगों की, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में होने वाली संभावित बढ़ोतरी की, फैमिली पेंशन के नियमों की, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले कर्मचारियों के लिए ज़रूरी सलाह की, स्पर्श पोर्टल से मिलने वाली पेंशन के नए अपडेट की और साथ ही उन तमाम खबरों की जिनका सीधा असर आपकी सैलरी, पेंशन और भविष्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में छोड़ा तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र में उठे उस सवाल की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। संसद में सरकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर कई सवाल पूछे गए। इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित नियमों के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना है, उनमें से बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सरकार के अनुसार हजारों पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और अधिकांश मामलों में भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल यूपीएस का लाभ अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्तमान समय में केवल वही केंद्रीय कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने नियमानुसार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प चुना है। इस बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बहुत से कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में पुरानी पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाओं के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करने की बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ही उचित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्व सैनिकों से जुड़े उस विषय की जिसको लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। कई पूर्व सैनिकों ने पूछा कि यदि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की गई है तो क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उन्हें अगली रैंक के अनुसार पेंशन मिलेगी। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि ऑनरेरी रैंक सेवा के दौरान प्रदान की गई है तो उसका लाभ पेंशन निर्धारण में दिया जाता है, लेकिन यदि ऑनरेरी रैंक रिटायरमेंट के बाद प्रदान की गई है तो वर्तमान नियमों में अगली रैंक की पेंशन का लाभ नहीं मिलता। यही स्थिति फिलहाल बनी हुई है और जब तक रक्षा मंत्रालय इस संबंध में नियमों में बदलाव नहीं करता या भविष्य में वेतन आयोग अपनी सिफारिशों में परिवर्तन नहीं करता, तब तक इस व्यवस्था में बदलाव की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। इसीलिए जो पूर्व सैनिक इस विषय में उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें आधिकारिक निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अभी केवल चर्चाएं चल रही हैं, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उन मांगों की जिनकी चर्चा पिछले कई महीनों से लगातार हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है। कई कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक किया जाए ताकि न्यूनतम वेतन में बड़ा सुधार हो सके। इसके अलावा कुछ पे लेवल को मर्ज करने की मांग भी लगातार उठ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई ऐसे पे लेवल हैं जिनमें अंतर बहुत कम है और उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए।
इतना ही नहीं, वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी आयोग के सामने रखी गई है। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वर्तमान वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि फिलहाल ये केवल कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं। अभी तक वेतन आयोग ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया है और न ही सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने आया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों से सावधान रहिए जिनमें दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर तय हो चुका है या वेतन वृद्धि निश्चित हो गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। अब बात उन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो हर वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। यदि आप भी आईटीआर दाखिल करते हैं तो इस बार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। केवल बैंक खाते की जानकारी देना अब पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यदि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या किसी अन्य निवेश से ब्याज प्राप्त होता है तो उसे भी अपनी कुल आय में शामिल करना होगा। इसके अलावा आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 26 और एआईएस का मिलान अवश्य कर लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का नोटिस या टैक्स संबंधी विवाद उत्पन्न न हो। कई बार छोटी सी जानकारी छूट जाने के कारण लोगों को बाद में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए समय रहते सभी विवरणों की जांच करना आपके हित में रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े उन नियमों की जिन्हें लेकर समय समय पर भ्रम की स्थिति बन जाती है। पेंशन मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी निर्धारित शर्तों को पूरा करती है तो वह फैमिली पेंशन की पात्र हो सकती है। यदि तलाक की प्रक्रिया माता पिता के जीवन काल में प्रारंभ हो चुकी थी और अन्य सभी नियम पूरे होते हैं तो ऐसे मामलों में भी फैमिली पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। इसलिए जिन परिवारों में इस प्रकार की स्थिति है उन्हें संबंधित दस्तावेजों को सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए और समय पर आवेदन करना चाहिए। सही जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग भी इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए नियमों को समझना और आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर केंद्रीय कर्मचारी और हर पेंशन भोगी बेसब्री से करता है और वह है महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए और डीआर कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुके हैं। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 58% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिल रहा है। अब सबकी निगाहें जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI के 6 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जनवरी से मई तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगभग 3% की बढ़ोतरी की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। यदि अंतिम उपलब्ध आंकड़े अपेक्षा से अधिक आते हैं तो 4% वृद्धि की संभावना भी बन सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय आधिकारिक गणना और सरकार की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। यदि 3% की वृद्धि होती है तो कुल डीए और डीआर लगभग 61% होगा, जबकि 4% की वृद्धि होने पर यह लगभग 62% तक पहुंच सकता है। आधिकारिक घोषणा आमतौर पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद की जाती है और उसके बाद संशोधित दर के साथ एरियर का भुगतान भी किया जाता है। इसीलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें आने वाले महीनों पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही चर्चाओं की। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर
अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। कहीं कम्यूटेशन की अवधि कम होने की बातें कही जा रही हैं और कहीं यह दावा किया जा रहा है कि भविष्य में पेंशन की गणना के तरीके में भी बदलाव किया जा सकता है। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक आयोग अपनी आधिकारिक सिफारिशें प्रस्तुत नहीं करता और सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती, तब तक इन सभी दावों को केवल संभावनाओं या चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट खबर के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। हर 6 महीने में डीए और डीआर की समीक्षा होती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधित दरें तय की जाती हैं। यदि महंगाई का स्तर बढ़ता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उसका लाभ भी मिलता है। यही कारण है कि लाखों लोग हर महीने आने वाले AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर बनाए रखते हैं। आने वाले समय में सरकार की ओर से जो भी आधिकारिक घोषणा होगी, उसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों की मासिक आय पर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है, फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है, न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है या पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का आदेश जारी हो गया है। लेकिन जब तक संबंधित मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ऐसी किसी भी जानकारी को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए हमेशा आधिकारिक आदेश, राजपत्र अधिसूचना या संबंधित मंत्रालय की पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। इससे आप अफवाहों से भी बचेंगे और सही जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस पूरी जानकारी में हमने संसद के मानसून सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पूर्व सैनिकों के ऑनरेरी रैंक से जुड़े नियम, 8वें वेतन आयोग की मांगें, इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी जरूरी बातें, फैमिली पेंशन के नियम, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की संभावित बढ़ोतरी, स्पर्श पोर्टल की नई जानकारी, लाइफ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता, RBI के दिशा निर्देश और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। जैसे ही इन सभी विषयों पर कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। इसलिए यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, पूर्व सैनिक हैं या सरकारी योजनाओं से जुड़ी सटीक और तथ्यात्मक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उन्हें पढ़ते हैं और आपके सवालों के आधार पर अगली जानकारी भी लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।